बताया जाता है कि इनके राज्य में जंगल में एक बहुत बड़ा दैत्यनुमा जानवर आ जाता है। उसे सब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। तो एक बार ऐसा आता है जब वो एक वॉरियर को जिसका नाम यासुन होता है उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहा होता है, और इससे पहले कि वो ऐसा करता काई अपनी तलवार लेकर उसके सामने आ जाता है, उसके गले की हाथ मार कर देता है, जिससे वो दैत्यनुमा जानवर मारा जाता है। और अब यहाँ पर किंग आ जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि उस दैत्यनुमा जानवर को मारा गया है तो उन्हें लगता है कि उसे यासुनो ने मारा है। यासुनो भी नहीं बताता कि उसे काई ने मारा है, और किंग उसे तोहफे के तौर पर उस जानवर का एक सींग देते हैं। लेकिन यहाँ पर इन योद्धाओं का जिन्हें रॉनिन कहा जाता है, उनका जो लीडर होता है जिसका नाम होशी है, वो काई के हाथ में खून देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि उस जानवर को काई ने मारा है। वहीं हमें एक दूसरे किंगडम को दिखाया जाता है जिसका राजा लॉर्ड कीरा है। कीरा के साथ उसकी एक साथी होती है जो कि विच है, जो अलग अलग तरह के जादू को नहीं जानते हैं, और लॉर्ड कीरा किसी भी तरह से उस राज्य को अपने कब्जे में करना चाहते हैं जहाँ पर काई रहता है। वो बहुत वक्त से इसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनके साथ जो विच होती है वो लॉर्ड कीरा से कहती है कि हमें इस बार फेस्टिवल में जाना चाहिए, वहाँ पर हर एक राज्य के योद्धा आएंगे। दरअसल ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर हर एक राज्य के योद्धा आपस में लड़ते हैं, और जो फाइनल बैटल जीतता है उसे बहुत सम्मान दिया जाता है। और लॉर्ड कीरा भी अपने योद्धा के साथ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें एक और किंग को दिखाया जाता है जो सभी किंगडम्स के ऊपर है, यानी कि ये सबसे बड़े किंग है। ये ऑर्डर को कोई मना नहीं कर सकता। लॉर्ड कीरा का योद्धा बैटल फील्ड में आता है जो कि बहुत ही विशाल, बहुत ही खतरनाक दिखता होता है, और इससे किंग के योद्धा यासुनो को लड़ना है। जब काई यासुनो को बुलाने के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से पलट चुकी है। वो समझ जाता है कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है, और अब ये उनके राज्य की इज्जत का सवाल होता है। सीधे योद्धा ना होने के बाद भी वो बैटल फील्ड में खुद मास्क पहनकर पहुंच जाता है और उस खतरनाक योद्धा से लड़ना शुरू कर देता है। इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन काई उस योद्धा के सामने टिक नहीं पाता, और लड़ते लड़ते उसका मास्क निकल जाता है। और जब सभी देखते हैं कि ये काई है, ये कोई योद्धा नहीं है, तो वहाँ पर उस बैटल को रुकवाया जाता है। सभी राजाओं के राजा जो कि सुपर किंग है वो वहाँ पर आते हैं। वो काई को कहते हैं कि तुमने रूल्स को तोड़ा है, तुम योद्धा नहीं हो, इसलिए तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। और जब काई को मारा जा रहा होता है तभी वहाँ पर किंग की बेटी मीका आ जाती है। काई की गर्दन के सामने अपनी गर्दन रख देती है क्योंकि वो काई से बहुत प्यार करती है। ये देखकर सुपर किंग कहते हैं कि ठीक है, हम इसकी जान नहीं लेंगे, लेकिन इसे सजा मिलेगी। और इसके बाद काई को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। वही रात को हमें लॉर्ड कीरा को दिखाया जाता है जो विच के साथ होता है। ये दोनों एक प्लान बनाते हैं जिस प्लान के तहत विच उस कमरे में जाती है जिस कमरे में किंग सो रहे होते हैं, और वो अपनी मर्जी से उन्हें अपने वश में कर लेती है। जिसके बाद उनकी आंखें भी पूरी तरह से पलट जाती है। इससे हमें पता चलता है कि किंग के योद्धा यासुनो को इसी विच ने अपने कब्जे में किया था, और अब किंग जो कि उसके कब्जे में है उन्हें कुछ ऐसे विजन दिखाती है जिसमें लॉर्ड कीरा की बेटी मीका के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वो अपनी तलवार लेकर लॉर्ड कीरा के कमरे में पहुंच जाते हैं, और सोचने में लॉर्ड कीरा को मारने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आते हैं जो उन्हें पकड़ लेते हैं। तो इसी जो कि रॉनिन के लीडर होते हैं देखते हैं कि किंग की आंखें पूरी तरह से बंदी हुई है। वो समझ जाते हैं कि उन्हें अपने वश में किया गया है। यहाँ पर सुपर किंग आ जाते हैं। इसके बाद वो किंग को कहते हैं कि तुम्हें अपने राज्य में बुलाकर लॉर्ड कीरा के ऊपर हमला करने की सही नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले तुम एक किंग हो, लेकिन हर किसी के साथ हम इंसाफ करते हैं। तुम्हें हम मौका देते हैं कि तुम अपनी जान खुद दो। दरअसल इस तरह से अपनी जान लेना यहाँ पर एक सम्मान की बात समझी जाती है, और अब क्योंकि उनके पास कोई भी अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं होता, इसीलिए तय करते हैं कि वो अपनी जान खुद लेंगे, और अगली सुबह सबके सामने वो अपनी जान ले लेते हैं। इससे भी एक सम्मान की मौत मिलती है, लेकिन उनकी बेटी मीका अपने पिता की मृत्यु से पूरी तरह से टूट जाती है। तो यहाँ पर ये भी ऐलान करते हैं कि अब इस राज्य का जो नया राजा होगा वो लॉर्ड कीरा है, उनके अंदर ये पूरा राज्य रहेगा। मीका को 1 साल देते हैं ताकि वो अपने पिता की मौत का गम शोक मना सके, और उसके बाद उसे लॉर्ड कीरा से शादी करनी पड़ेगी। लॉर्ड कीरा का जो प्लान था वो पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। अब ये पूरा का पूरा राज्य उसके कब्जे में होता है। इसलिए सुपर किंग के जाने के बाद लॉर्ड कीरा यहाँ पर किंग के जितने भी खास आदमी होते हैं, जिसमें और भी होते हैं जो कि रॉनिन के लीडर्स हैं, उन सबको बंदी बना दिया जाता है। साथ ही काई को एक आइलैंड में भेज दिया जाता है। और अब 1 साल बीत जाता है, और 1 साल बाद दिखाया जाता है कि ओइशी की सजा खत्म हो चुकी है। उन्हें उस कारागार से निकाला जाता है, जिसके बाद ओइशी का बेटा उन्हें अपने घर ले आता है। लेकिन अब ओइशी किसी भी कीमत पर लॉर्ड कीरा से अपना बदला लेना चाहते हैं। वो अपने राज्य को आजाद करवाना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने बेटे से पूछते हैं कि हमारे बाकी साथी, हमारे योद्धा कहाँ पर हैं। उनका बेटा कहता है कि वो सब के सब जंगलों में छुप कर रहते हैं। ओइशी कहते हैं कि तुम उन सबसे जाओ और बताओ कि उनके लीडर ओइशी ने उन सबको बुलाया है। उनका बेटा इसे देश लेकर जंगल में चला जाता है, और खुद वो उस आइलैंड पर आ जाते हैं जिस आइलैंड में काई को भेजा गया था। दरअसल एक बहुत ही खतरनाक आइलैंड होता है, यहाँ पर किसी भी ऐसा इंसान नहीं होती, और वो एक जगह जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट एक आदमी से चढ़ रहा होता है, लेकिन वो आदमी उस जाइंट को मार देता है, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि काई होता है। बाद वो खुद काई से लड़ने के लिए जाते हैं। वो देखते हैं कि काई की याददाश्त खत्म हो चुकी है, वो उन्हें नहीं पहचानता, इसीलिए वो उनके ऊपर सच में हमला कर रहा होता है। लेकिन जब वो काई को कहते हैं कि राजकुमारी मीका का 1 साल शोक का पूरा हो चुका है, अब कीरा उससे शादी कर लेगा, हम उसे बचाना होगा, तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। इसके बाद ये दोनों के दोनों लड़ने की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, पर ये इस जगह को आग लगाकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और अब ओइशी और काई दोनों के दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ओइशी के बाकी योद्धा भी हैं, जिन्हें रॉनिन कहा जाता है।
लेकिन इनके पास किसी भी तरह के कोई भी हथियार नहीं है, इसीलिए लॉर्ड कीरा और उसके आदमियों का सामना नहीं कर सकते। कहता है कि हमें मिस्टिकल फॉरेस्ट जाना होगा, जहाँ पर बहुत बड़े-बड़े दैत्य रहते हैं और हम उनसे हथियार ले सकते हैं। और अभी सब के सब मिस्टिकल फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। ये एक डार्क फॉरेस्ट है, ये दूसरे फॉरेस्ट की तरह नहीं होता। ये वही फॉरेस्ट है जहाँ पर गाई कभी बड़ा था, लेकिन किसी तरह से वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। इस फॉरेस्ट में हर जगह आजमाएं और बुरी-बुरी शक्तियाँ हैं। अब वो उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर्स रहते हैं। गाई सबको बाहर रुकने के लिए कहता है और रॉनिन्स के लीडर ओइशी को अपने साथ अंदर ले जाता है। और कुछ दूर जाने के बाद वो ओइशी से कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना हथियार अपनी तलवार कभी मत निकालना। और फिर वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो छुपे हुए होते हैं और एक जगह जाकर गाई रुक जाता है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो कि बहुत ही भयानक होता है। वो गाई से कहता है कि तुम वापस आ गए, मुझे पता था कि एक दिन तुम वापस जरूर आओगी। इसकी बातों से हमें पता चलता है कि गाई को बचपन में इसी ने पाला था। गाई कहता है कि मैं यहाँ पर हथियार लेने के लिए, तलवार लेने के लिए आया हूँ। वो कहता है कि तलवार तुम्हारे बीचों बीच है, तुम इस तलवार को ले सकते हो। वही हमें इस केव के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर यासुनो और उसके बाकी साथी हैं। उन्हें लगता है कि बहुत देर से वो लोग बाहर नहीं आए, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ अंदर चला जाता है जहाँ पर ओइशी होती है। ओइशी उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए। देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे छुपे हुए लोग हैं जो अभी हिलना शुरू हो गए हैं। और ही देखकर यासुनो अपनी तलवार निकाल लेता है और जैसे वो अपनी तलवार निकालता है सब के सब उठ जाते हैं और अपनी मायावी शक्ति से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। यासुनो और उनके साथियों का मुकाबला करते हैं। ओइशी के कान में बार बार एक आवाज़ गूंज रही होती है जो उन्हें कहती है कि अपनी तलवार निकालो और अपने साथियों को बचाओ। वो दुविधा में फंस जाते हैं कि उन्हें अपनी तलवार निकालनी चाहिए कि नहीं। और गाई को अंदर दिखाया जाता है जो उस अजीब से आदमी के सामने खड़ा होता है। उनके बीच तलवार होती है और अब जो भी पहले तलवार में पहुंचेगा तलवार उसकी हो जाएगी। लेकिन गाई के अंदर जो सारी शक्तियां हैं उसके अंदर है, इसलिए गाई उससे भी स्पीड से तलवार तक पहुंचकर तलवार को उठा लेता है। और जैसे वो तलवार को उठाता है ओइशी को दिखाया जाता है कि उन्होंने अपनी तलवार नहीं निकाली होती। वहाँ पर सब कुछ सामान्य हो जाता है। दरअसल यहाँ पर उनके आदमी कभी आए नहीं थे, इसलिए विशेष दिखाई जा रही थी और अगर वो अपनी तलवार निकाल लेते तो सबको मार दिया जाता। लेकिन इन्होंने इम्तिहान को पास कर लिया है, इसीलिए इन्हें इन सब के हथियार मिल जाते हैं। इनके पास 47 तलवारें हैं, साथ ही टोटल 47 योद्धा होते हैं जो सबके सब रॉनिन्स हैं। और अब ये किसी भी तरह से लॉर्ड कीरा से बदला लेना चाहते हैं। और राज्य के अंदर जाने से पहले सबके सब एक पेपर पर अपने अपने साइन करते हैं ताकि इतिहास में पता लग सके कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था। वहीं आज लॉर्ड कीरा और प्रिंसेस मीका की शादी भी होती है और ये किसी भी कीमत पर इस शादी को नहीं होने देना चाहते। इसलिए सबके सब व्यापारियों का भेष बनाकर राज्य के अंदर एंटर हो जाते हैं और उस महल के चारों तरफ फैल जाते हैं। वहीं इनके लीडर ओइशी को दिखाया जाता है जो लॉर्ड कीरा के सामने एक प्रोग्राम को, एक नाटक को प्रस्तुत कर रहे होते हैं जहाँ पर